हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। साउंड के 6 लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, अकोस्टिक के बारे में स्टडी किया था या रिवर्बरेशन और इकोज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ साउंड। क्वालिटीज ऑफ साउंड में जो हम बेसिकली स्टडी करने वाले दैट इज पिच, टिम्बर एंड लाउडनेस। इन तीनों चीजों का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखो जब कोई पर्सन बात करता है तो हर एक साउंड को पहचानना मीन्स आप पहचान सकते हो कि साउंड कैसा है, लेकिन फिजिक्स में कुछ ऐसे टर्म होने चाहिए, मेजरेबल टर्म होने चाहिए जिसको साउंड को पहचाना जा सके। तो हम बोल सकते हैं कि लाउड है, या कभी कभी कैसे होते हैं, चलो आपने घर में अच्छे से जोर जोर से गाना बजाया क्योंकि आपको वो पसंद है, लेकिन पिताजी आते हैं तो क्या कहते हैं, अरे कितना शोर कर रहा है। तो उनके लिए वो नॉइज है, उनके लिए क्या है, नॉइज है। तो पर्सन टू पर्सन क्या होता है, साउंड चेंज होता रहता है या साउंड की प्रॉपर्टी चेंज होती है। किसी के लिए वो प्लीजेंट साउंड होगा तो किसी के लिए वो नॉइज होगा। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ अगर मुझे वो साउंड पसंद नहीं तो उसको मैं नॉइज बोल दूंगा। तो साउंड को डिटेक्ट करने के लिए मेजरेबल प्रॉपर्टी चाहिए, मेजरेबल प्रॉपर्टीज चाहिए। हाँ, बोल सके कि हाँ इतना अगर साउंड हो गया तो उसे हम नॉइज कहेंगे, अगर उसके नीचे साउंड आ गया तो हम उसे अच्छा साउंड कहेंगे, या फिर अगर इतना साउंड है तो उसे कहेंगे हाई पिच साउंड, अगर इतना साउंड है तो लो पिच। तो मेजरेबल क्वांटिटी हमें चाहिए। तो अब हम उसी क्वांटिटी का स्टडी करने वाले हैं। जो ऑडिबल साउंड होता है और ह्यूमन जो रिस्पॉन्स करता है उस साउंड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं। द ऑडिबल साउंड और ह्यूमन रिस्पॉन्ड टू द साउंड कैसे होता है। तो अब हम यहाँ मेजर जो क्वालिटीज है साउंड की कौन सी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहली है दैट इज पिच फर्स्ट, सेकेंड जो है हमारी दैट इज टिम्बर, एंड थर्ड है लाउडनेस। थर्ड क्या है, लाउडनेस। तो इन तीनों प्रॉपर्टी का हम स्टडी करने वाले हैं आज। तो आते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी पिच पे। अब पिच हाई पिच साउंड है या लो पिच साउंड है आपको कैसे पता चले। कभी आप साउंड अच्छे से सुना हो तो कुछ साउंड आपको शार्प लगेगा। या गर्ल या बॉयज का साउंड ले लो, गर्ल का साउंड कैसे होता है, गर्ल्स का साउंड कैसे होता है, गर्ल्स का साउंड होता है शार्प। कैसे होता है, शार्प। और बॉयज का साउंड अगर आप देखेंगे, बॉयज का साउंड कैसे होता है, श्रिल होता है। कैसे होता है, श्रिल होता है। गर्ल्स का साउंड शार्प होता है, बॉयज का श्रिल होता है। ये आपको सुनने से पता चल जाएगा। अब ये शार्प साउंड है या श्रिल साउंड है आपको कैसे पता चलेगा, शार्प है या श्रिल है। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी हम मेजर करते हैं फिजिक्स में उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। इसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर पिच डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसे हम क्या कहेंगे, शार्प साउंड। और अगर फ्रीक्वेंसी लो है उसे हम क्या कहेंगे, श्रिल साउंड। फ्रीक्वेंसी साउंड के वाइब्रेशन कितने होते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में 5 वेव क्रिएट होते हैं तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में 10 वेव क्रिएट होते हैं तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो हाई पिच साउंड, उसे क्या कहेंगे हम, हाई पिच साउंड। और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लो पिच साउंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई तो पिच क्या होगा, पिच हाई। और अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच भी क्या होगा, लो होगा। तो पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच हाई होगा और फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिच लो होगा। तो ये समझ में आ गया। अब पिच और लाउडनेस से अलग है। जोर से चिल्लाओगे उसका मतलब ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी उसके मतलब पिच हाई हो गया, नहीं। चिल्लाना मींस
लाउडनेस बढ़ाना होता है। मीन्स अगर आपने कभी ट्रिबल बटन देखा होगा, जब आप ट्रिबल बटन को एम्पलीफायर में चेंज करते हो, या आपके टीवी में होगा या फिर आपके मोबाइल फोन में गाना सुनते समय आपने इक्विलाइजर का यूज किया होगा, तो उसमें ट्रिबल नॉब होता है। तो ट्रिबल नॉब में क्या होता है, तो जब भी आप उसको घुमाते हो तो आपको शार्प साउंड आना लगता है। मीन्स जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, गिटार, ये साउंड आने लगते हैं, तो उसे कहते हैं शार्प साउंड। उसे क्या कहते हैं, शार्प साउंड। और जब आप बेस को बढ़ाते हो तो आपको डुम डुम जैसा हो जाता है, तो ये श्रिल साउंड है, ये इसका फ्रीक्वेंसी लो होता है। तो जो शार्प साउंड आता है उसे क्या कहते हैं, हाई पिच साउंड। उसे क्या कहते हैं, हाई पिच साउंड। तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर पिच डिपेंड करता है। तो थोड़ा कंपेयर करके सीखते हैं, थोड़ा कंपेयर करके सीखते हैं। सपोज अगर हम दो इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, जैसे कि गिटार ले लो और तबला ले लो, किसका साउंड शार्प आएगा, गिटार का ऑब्वियसली। तो गिटार ये हाई पिच साउंड। या फिर बेस गिटार ले लो, बेस गिटार बड़ा सा गिटार होता है ना, बड़ा बेस गिटार, ये श्रिल साउंड देता है, और सिंपल गिटार शार्प साउंड देता है। तो सिंपल गिटार का साउंड कैसा होता है, हाई पिच होता है। या तबला ले लो और डग्गा ले लो, तबला और डग्गा, बड़ा सा डग्गा होता है और छोटा सा तबला होता है। तो तबला का जो साउंड होता है वो शार्प होता है, और डग्गा का साउंड कैसा होता है, श्रिल होता है या लो पिच होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब फीमेल का साउंड ले लो, फीमेल का साउंड शार्प होता है, और बॉयज का साउंड कैसे होता है, मेल का साउंड श्रिल होता है, गर्ल्स का शार्प होता है, हाई पिच साउंड होता है। गर्ल्स का जो साउंड होता है वो हाई पिच होता है। तो गर्ल्स चिल्लाएंगी वो अलग, लेकिन जब वो बात करते हैं नॉर्मली, अब दोनों सिंगर गा रहे हैं, कुछ सॉन्ग दो सिंगर गाते हैं, एक मेल सिंगर एक फीमेल सिंगर, दोनों भी चिल्लाते नहीं है, फिर भी सेम साउंड आ रहा है। एक का साउंड शार्प होगा, दूसरे का श्रिल होता है। तो हाई पिच और लो पिच, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो हाई पिच साउंड, जिसका फ्रीक्वेंसी लो वो होता है लो पिच साउंड। तो ये समझ में आ गया, पिच टर्म फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, टिम्बर। अब टिम्बर मीन्स क्वालिटी। ओके, क्वालिटी ऑफ साउंड। वंस अगेन, टिम्बर मीन्स क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड। इसी को साउंड क्वालिटी कहा जाता है। अब ये बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। किस पे डिपेंड करता है, वेव। ये वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है कि वेव कैसे बनता है, कि इंस्ट्रूमेंट से वेव अच्छा बन रहा है तो साउंड की क्वालिटी अच्छी है। जैसे कि आपको फोन आ गया किसी का, तो आपको पहचान में आ जाता है कि कौन बंदा बात कर रहा है या कौन आपका फ्रेंड बात कर रहा है, साउंड से ही पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि आपको उसको क्वालिटी पता है, उस साउंड की क्वालिटी पता है, तो आप बोल देते हैं अरे तू बात कर रहा है बोल। तो ये किसी वजह से पता चलता है कि गर्ल बात कर रही है, बॉयज बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, आपका कौन सा फ्रेंड बात कर रहा है। तो आप वॉइस की वजह से उस पर्सन को पहचान जाते हो। तो वो किसकी वजह से पहचानते हो, वो बचा है तो आप क्वालिटी की वजह से। सपोज आपके यहाँ दो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, एक गिटार बज रहा है और एक वायलिन बज रहा है, तो आपको समझ में आ जाता है कि गिटार का साउंड कौन सा है, वायलिन का साउंड कौन सा है। तो वो होता है टिम्बर। वो किसकी वजह से समझ में आता है, टिम्बर की वजह से साउंड गिटार का। तो गिटार की वजह से वेव वेव ऐसा निकलेगा, तो वायलिन की वजह से वेव अलग निकलेगा, वायलिन की वजह से वेव अलग निकलेगा, उसकी वजह से आपको पता चल जाता है। लेकिन आपकी बुक में वेव फॉर्म के बारे में कहीं नहीं बताया, आपको बताया जा रहा है हार्मोनिक्स के बारे में बताया गया है आपके इसमें, या फिर ओवरटोन के बारे में। हार्मोनिक्स और ओवरटोन आपको 12th में, हार्मोनिक्स और ओवरटोन। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, गिटार को आप छेड़ोगे तो उसमें से नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी, और उसके मल्टीपल में आप जितनी भी फ्रीक्वेंसी बना सकते हो उसे कहा जाता है हार्मोनिक्स। उसे क्या कहा जाता है, हार्मोनिक्स। और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो फर्स्ट या सेकंड फ्रीक्वेंसी आते हैं उसे कहते हैं ओवरटोन। ओवरटोन और हार्मोनिक्स आपको 12th में आएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जिसमें हार्मोनिक्स आते हैं, ओवरटोन्स आते हैं, उसके ऊपर क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर सारे हार्मोनिक्स आते हैं, मीन्स अगर एक इंस्ट्रूमेंट सारे गामा पद नि सा सब कुछ बजा सकता है सिंपल लैंग्वेज में, सारे गामा पद नि सा सारे सुर निकाल सकता है, तो वो गुड क्वालिटी साउंड, उसकी टिम्बर अच्छी है। और कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें से कुछ ही, जैसे कि सीटी ले लो, सीटी आप बजाओगे तो उसमें से आवाज अच्छी नहीं आती, तो उसका लो क्वालिटी साउंड है। या बांसुरी ले लो, बांसुरी का हाई क्वालिटी साउंड है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है। तो टिम्बर चेंज होता है।
अगर आपको कफ कोल्ड हो गया, सर्दी या खांसी हो गई, तो आपकी साउंड क्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। तो क्या होता है, तो साउंड क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, वेव फॉर्म या टिम्बर पे डिपेंड करती है, तो उसे कहा जाता है साउंड क्वालिटी। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है, दैट इज नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है लाउडनेस। लाउडनेस, अब ये लाउडनेस डिपेंड किस पे करता है, लाउडनेस याद रखो, पहले तो लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी पे। इस पे डिपेंड करता है वेव के एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। मींस एम्पलीट्यूड बढ़ा तो वेव का लाउडनेस भी ज्यादा हो, और हम इसे इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन है, याद रखो। ओके, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना लाउडनेस बढ़ेगा, या इतनी इंटेंसिटी साउंड की बढ़ेगी, उतनी इंटेंसिटी साउंड की बढ़ेगी। ठीक है, तो अब ह्यूमन परसेप्शन से अगर हम साउंड की इंटेंसिटी का या लाउडनेस का स्टडी करते हैं, तो देखो, अगर आप अच्छा सॉन्ग बजा रहे हो, जोर जोर से टीवी पे सॉन्ग लगाया है आपने, जोर जोर से टीवी पे आपने सॉन्ग लगाया है, तो आपके लिए वो प्लेजेंट साउंड होगा क्योंकि आपको वो गाना पसंद है, लेकिन घर वाले के लिए वो नॉइज होगा, उसके लिए लाउड साउंड होगा। डीजे बजाते हैं, तो कुछ लोगों के लिए जब डीजे बजाते हैं तो कुछ लोगों के लिए डीजे लाउडनेस नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डीजे लाउडनेस है। तो ह्यूमन के परसेप्शन से क्या होता है कि लाउडनेस हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। जिनको कम सुनाई देता है, जिनको कम सुनाई देता है, उनके यहाँ हमें जोर से बात करना पड़ता है, तो उनके लिए लाउडनेस अलग होता है। लेकिन अब साइंस की बात करें या फिजिक्स की बात करें, तो लाउडनेस किसे कहा जाएगा, तो लाउडनेस हम मेजर करते हैं डेसिबल में। आपको पता है डेसिबल में, इतना डेसिबल अगर ऊपर गया तो लाउड साउंड बोला जाएगा, और इतना कम अगर हो गया, देखो पिन ड्रॉप साइलेंस आपने सुना होगा, पिन ड्रॉप मींस पिन जब ड्रॉप करता है तो उसमें से भी साउंड आता है, तो उसको कहा जाता है जीरो इंटेंसिटी वाला, जीरो साउंड, जीरो डेसिबल वाला साउंड। इसे क्या कहा जाता है, जीरो डेसिबल वाला साउंड। और जैसे जैसे साउंड बढ़ता जाता है 120 180, तो वो नॉइज में चला जाता है। किसमें चला जाता है, नॉइज में चला जाता है। ठीक है, तो अब हम साउंड किसमें मेजर करते हैं, डेसिबल में या बेल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब साउंड और इंटेंसिटी के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। अगर हम परफेक्ट हेल्दी ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, तो वो मिनिमम इंटेंसिटी कितना सुन सकता है, वो सुन सकता है 10⁻⁻12 वेबर मीटर, क्या आता है, वॉट मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इतना वो साउंड सुन सकता है, मिनिमम साउंड वो सुन सकता है। अब साउंड को, ये इंटेंसिटी का यूनिट है, साउंड को लाउडनेस मेजर करने के लिए, साउंड का लाउडनेस मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है उसे कहा जाता है, कौन सा यूनिट यूज किया जाता है, बेल यूनिट यूज किया जाता है। क्या यूनिट यूज किया जाता है, बेल यूनिट यूज किया जाता है। ठीक है, अब इंटेंसिटी और लाउडनेस में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो लाउडनेस भी बढ़ेगा, मींस इंटेंसिटी डबल होगी तो लाउडनेस भी डबल होगा, ऐसा नहीं होता। तो देखते हैं क्या रिलेशन है। चलो पहले तो हम आते हैं कि मीटर वाले कंसेप्ट करते हैं। 1 डेसीमीटर आपने सुना होगा, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर मींस क्या होता है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ये हमने स्टडी किया है। 1 डेसीमीटर इज नथिंग बट 0.1 मीटर। वैसे ही अगर हम लाउडनेस मेजर करें, लाउडनेस का यूनिट हम यूज करें, सिमिलरली 1 डेसिबल, 1 डेसिबल इज इक्वल टू क्या होता है, 0.1 बेल। और हम लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 10 बेल इज इक्वल टू 10 बेल इज इक्वल टू 1 डेसिबल। इसका मीनिंग क्या है, 10 बेल इज इक्वल टू 1 डेसिबल। ओके, 1 बेल इज इक्वल टू, सॉरी,
उल्टा लिख दिया मैंने। इसका मीनिंग क्या है? 1 बेल इज इक्वल टू 1 बेल इज इक्वल टू 1, एक मिनट, क्या लिखा हमने? 1 डेसिबल is equal to 0.1 bell, and therefore 1 bell is equal to 10 डेसिबल। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। इसका मीनिंग क्या है? लाउडनेस इन डेसिबल, लाउडनेस के बारे में, लाउडनेस इन डेसिबल 10 टाइम्स लाउडर देन बेल। ओके, लाउडनेस की बात करें तो हम कैसे लिखते हैं? लाउडनेस इन डेसिबल इज 10 टाइम लाउडनेस देन बेल। तो बेल से देखो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, इसका मीन लाउडनेस के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो लाउडनेस, बेल का लाउडनेस 10 टाइम होता है डेसिबल से। ठीक है, तो अब लाउडनेस का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको बुक में दिया गया है, आप अच्छे से देख लो। लाउडनेस का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे कि देखो अभी हमने क्या लिखा? लाउडनेस इन डेसिबल इज इक्वल टू 10 टाइम लाउडनेस इन अ बेल, ये हमने लिख दिया। ओके, अब इसी को हम कैसे लिखेंगे? लाउडनेस का फॉर्मूला, ये 10 ऐसे हो गया। लाउडनेस इन बेल का फॉर्मूला है log टू द बेस 10 I डिवाइडेड बाय I0, I डिवाइडेड बाय I0। ठीक है, वेयर I0 इज अ मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी। ये क्या है? मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी। तो मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी है, और हमने जो इंटेंसिटी सुन रहे हो वो आई इंटेंसिटी। वो क्या है? आई इंटेंसिटी। अब ये समझ में आ गया, ये मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी है। सपोज अब हमारे पास जो इंटेंसिटी आ रही है वो I0 है, हमारे पास जो इंटेंसिटी आ रही है वो क्या है? I0 है। तो यही फॉर्मूला कैसे होगा? 10 log 10, अब I का वैल्यू क्या लिया हमने? I इज इक्वल टू I0, तो क्या होगा? I0 डिवाइडेड बाय I0, तो क्या हो जाएगा? I0 1, और log ऑफ 1 0, तो लाउडनेस 0 है। लाउडनेस क्या है? 0 है, लाउडनेस 0 है। अब अगर हम इंटेंसिटी लेते हैं, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ I0। अब इंटेंसिटी कितनी बढ़ गई? जो हमारे पास साउंड आ रहा है वो I0 के 10 टाइम्स है। तो फॉर्मूला क्या होगा? 10 log 10 I0 डिवाइडेड बाय I0। अभी I0 कट हो गया, log ऑफ 10 1, तो अब लाउडनेस कितना हो गया? 10 डेसिबल। कितना हो गया? 10 डेसिबल। अगर लाउडनेस हम 100 टाइम्स ऑफ I0 करते हैं, कितना करते हैं? 100 टाइम्स ऑफ I0 करते हैं। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा देखते हैं। ठीक है, लाउडनेस, अब हमें कितना चाहिए? लाउडनेस 100 टाइम्स हमने कर दिया, 100 टाइम्स कर दिया तो क्या होगा? सो 10 log ऑफ 10, 100 टाइम्स वाला इंटेंसिटी हमने ले ली, तो 100 log ऑफ 100 2 इंटू 10 20, तो लाउडनेस कितना होगा? 20। तो अब देखो कंपेयर करके, अगर 20 लाउडनेस करना है तो इंटेंसिटी हमें 100 टाइम्स बढ़ानी पड़ती है, अगर हमें 10 लाउडनेस करना है तो इंटेंसिटी 10 से बढ़ानी पड़ती है। तो अगर हम इंटेंसिटी 1000 से बढ़ाएंगे, कितने से? 1000 से, तो लाउडनेस कितना होगा? 30। अगर इंटेंसिटी 10,000 से बढ़ाएंगे तो लाउडनेस होगा 40 डेसिबल। तो देखो
10 के लाउडनेस को बढ़ाने के लिए हमें इंटेंसिटी 100 टाइम्स बढ़ानी पड़ती है, और 10 टाइम्स 20 to 30 करने के लिए 1000 टाइम्स बढ़ानी पड़ती है। तो इंटेंसिटी 10 के मल्टीपल में बढ़ती है, तब यहां मीन्स 10 के स्क्वायर में या 10 के क्यूब में बढ़ती है, तब यहां थोड़ा सा साउंड बढ़ता है। तो साउंड बढ़ाने के लिए इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हमें बढ़ानी पड़ती है। तो ये रिलेशन समझ में आ गया। तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तब थोड़ा सा लाउडनेस बढ़ता है। अब लाउडनेस दूसरी चीज पे भी डिपेंड करता है, लाउडनेस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप नजदीक होंगे और चिल्लाओगे, किसी पर्सन के सामने रह के चिल्लाओगे तो उसको लाउडनेस ज्यादा होगा। वही पर्सन 10 किलोमीटर दूर होगा और आप चिल्लाओगे तो साउंड नहीं आएगा। तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस पे लाउडनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लाउडनेस इज इनवर्सली, या इंटेंसिटी हम बोले, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जितना दूर आप जाओगे उतनी इंटेंसिटी घटती जाएगी, जितना दूर रहोगे उतना लाउडनेस घटता जाएगा। तो ये दो फैक्टर पे लाउडनेस डिपेंड करता है, एक इंटेंसिटी पे और एक डिस्टेंस पे। तो लाउडनेस समझ में आ गया, ये तीन प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे हम, जो कि ये जनरली पूछा नहीं जाता एग्जाम में। अब जो मेन टॉपिक पूछा जाएगा दैट इज अ डॉपलर इफेक्ट। वो क्या है? डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? कभी आप प्लेटफॉर्म पे गए होंगे ट्रेन, और ट्रेन विसल करते आ रही है, ट्रेन विसल करते हुए आ रही है, तो आपने देखा होगा कि साउंड में कुछ चेंजेस आ रहा है। पहले साउंड लाउड होता है और जैसे ही चली जाएगी तो साउंड कम होता जाता है। तो क्या हो रहा है, जब ट्रेन नजदीक आ रही है तो साउंड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देन धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है? या साउंड का पिच, पिच जो होता है वो चेंज हो रहा है। पिच में फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहा हूं। क्या होता है? चेंज इन अ पिच। अब आपको पिच पता चल गया, पिच किससे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी। हम डॉपलर इफेक्ट में पिच का स्टडी करने वाले। पिच मींस फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे ट्रेन आगे आएगी तो उसका पिच बढ़ता जाएगा, उसका पिच क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, या फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। साउंड तो सेम रहेगा, आप सुन रहे होंगे तो साउंड सेम सुनाई देगा, लेकिन उसका पिच बढ़ता जाएगा, और जैसे वो दूर चली जाएगी उसका पिच चेंज होगा। तो ये साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, उसको फाइंड आउट किसने किया? उसको आइडेंटिफाई किया डॉपलर ने, क्रिस्टन डॉपलर ने, इन 1842, इन 1842, और उसी को कहा गया फिर डॉपलर इफेक्ट। तो उन्होंने क्या कहा? When source of sound and the listener are in a motion or a relative motion, okay, then apparent change in a frequency due to motion is known as a Doppler effect. ठीक है? जब सोर्स या फिर लिसनर मूव कर रहा है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज आता है तो उसको कहा गया डॉपलर इफेक्ट। तो एक एग्जांपल देता हूं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? apparent change in a frequency, apparent change in a frequency of, तो डॉपलर इफेक्ट को पहले लिख लेता हूं मैं, क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? डॉपलर इफेक्ट इज एपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी, एपरेंट चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी apparent change in the frequency of sound due to relative motion between the source and listener. Okay, apparent change in a frequency of sound due to relative motion between source and listener. अब ये है क्या? तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज एक कार सायरन बजा रही है, सपोज एक कार क्या कर रही है? एक कार हॉर्न बजा रही है, ऐसा सोचो। और हॉर्न बजा रही है और कार रेस्ट में है, कार क्या है? रेस्ट में। और आप यहाँ खड़े हैं, लिसनर है, यहाँ लिसनर है, ये हमारा सोर्स है, यहाँ से साउंड निकल रहा है, उसमें से हॉर्न निकल रहा है, साउंड निकल रहा है।
तो क्या होगा अगर इसमें से साउंड निकल रहा है? अब ये रेस्ट में है, दोनों भी रेस्ट में है, तो एक पर्टिकुलर ऐसे साउंड के वेव आपके पास आएंगे, ऐसे साउंड के वेव आपके पास आएंगे। तो साउंड के वेव आपके पास आ रहे हैं, हर एक सेकंड में एक एक वेव आ रहा है, हर एक सेकंड में एक एक वेव आ रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, एक सेकंड में एक वेव, एक सेकंड में एक वेव, एक सेकंड में एक वेव, ठीक है। अब देखो वापस सोर्स हॉर्न बजा रहा है, अब ये रेस्ट में नहीं है, अब क्या है, सोर्स रेस्ट में है, लेकिन जो ऑब्जर्वर या लिसनर है, लिसनर क्या कर रहा है, लिसनर आपकी तरफ आ रहा है, लिसनर आपकी तरफ आ रहा है। तो होगा क्या, एक वेव पहले आ गया, तब तक लिसनर आगे आ गया, दूसरा वेव जल्दी मिलेगा उसको और आगे आ गया, तीसरा वेव और जल्दी मिलेगा। तो वेव का जो टाइमिंग होगा वो जल्दी जल्दी उसके पास आ रहा है, क्योंकि लिसनर क्या हो रहा है, लिसनर सोर्स की तरफ आ रहा है। तो पहला वेव जल्दी, पहला वेव उसने लिसन कर लिया, देन दूसरा वेव, तीसरा वेव जल्दी जल्दी आएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वेव फास्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये आगे आगे जा रहा है। तो वेव को ट्रेवल करने के लिए डिस्टेंस कम मिल रहा है, यहां से एक वेव निकला, यहां तक पहुंच गया, तब तक लिसनर आगे आ गया, देन दूसरा वेव तुरंत, तीसरा वेव, चौथा वेव, ऐसे जैसे जैसे ये नजदीक आता जाएगा वेव ज्यादा उसको मिलते जाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और उसकी वजह से पिच बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। सपोज अब व्हीकल से, इसी व्हीकल से साउंड निकल रहा है, ये हमारा सोर्स है, कार है, इसी व्हीकल से अब क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है, और लिसनर अब दूर जा रहा है, लिसनर क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। तो पहला वेव उसने अब सुन लिया, बाद में ये दूर गया, तो दूसरा वेव जब आएगा तो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लगेगा, दूसरा वेव को दूर जाना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। फिर लिसनर और आगे जाएगा, तो तीसरा वेव आएगा तो उसको और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि दो वेव में ज्यादा टाइम ले रहा है, दो वेव में क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, और इसी चेंज को हमने क्या कहा, डॉपलर इफेक्ट, इसी चेंज को हमने क्या कहा, डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट कब कब हो सकता है, तो डॉपलर इफेक्ट की केस, चलो डॉपलर इफेक्ट के केस हमें दिए गए, हम तीन डिफरेंट कंडीशन स्टडी करने वाले, तीन डिफरेंट कंडीशन हमारे पास है। फर्स्ट, व्हेन लिसनर इज स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग, लिसनर, लिसनर क्या है, स्टेशनरी, एंड सोर्स मूविंग। अब सोर्स मूविंग का मीनिंग क्या है, मूविंग वो लिसनर की तरफ आएगा या लिसनर से दूर जाएगा, दोनों भी कंडीशन है, अप्रोच होगा या रिसीड होगा, दोनों भी कंडीशन इसमें आएगी। देन सेकेंड केस है हमारा लिसनर मूविंग एंड सोर्स स्टेशनरी, और सोर्स क्या है, स्टेशनरी है। और तीसरा जो हमारा केस है उसमें लिसनर एंड सोर्स बोथ मूविंग, दोनों भी क्या है, दोनों मूविंग है। तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे या दोनों दूर जाएंगे, दोनों भी कंडीशन हो सकता है। देखो लिसनर अब क्या है, स्टेशनरी है, तो सोर्स क्या होगा, एक तो अप्रोच होगा या फिर रिसीड होगा, सोर्स मूविंग है, सोर्स क्या है, मूविंग है, या रिसीड होगा, दूर जाएगा, ये दोनों कंडीशन है। अब देखो सोर्स स्टेशनरी है, सोर्स स्टेशनरी है, लिसनर क्या होगा, अप्रोच होगा या दूर जाएगा, मीन्स रिसीड होगा, ये दोनों कंडीशन है इसमें। थर्ड केस, लिसनर और सोर्स दोनों मूविंग है, तो लिसनर और सोर्स दोनों मूविंग है, तो लिसनर नजदीक आएगा, सोर्स भी नजदीक आएगा, या लिसनर दूर जाएगा और सोर्स भी दूर जाएगा, ये भी दो कंडीशन है, ठीक है। तो ये 6 कंडीशन हम इससे बना सकते हैं। तो जो हम पहला कंडीशन स्टडी करने वाले हैं इसमें, पहला कंडीशन दैट इज सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी, सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी। सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी, ठीक है। सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर क्या है, एक जगह रुका हुआ है, वो कंडीशन अब हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है।
तो आते हैं इस कंडीशन पे। अब नाउ कंसिडर सोर्स ऑफ साउंड। अब ये मूविंग है, अब मूविंग है मीन्स क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है। कंसिडर अ सोर्स ऑफ साउंड एस, हमने सोर्स ऑफ साउंड को क्या किया, एस। मूविंग अवे वाला कंडीशन लेते हैं, क्या करते हैं, बुक में दिया है मूविंग अवे, तो मूविंग अवे मीन्स क्या हो रहा है, रिसीड हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसीड हो रहे, मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर, और हम कहेंगे स्टेशनरी लिसनर, लिसनर रुका हुआ है, फ्रॉम लिसनर एल विथ वेलोसिटी वीएस। वीएस किसकी वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी, याद रखो ये किसकी वेलोसिटी है, सोर्स की। सोर्स की मींस अगर कार मूव कर रही है तो कार की वेलोसिटी वीएस, अगर ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन की वेलोसिटी वीएस। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्या हो रहा है, अब पहला कंडीशन में ड्रॉ करता हूं यहां आपके लिए, तो समझ में आ जाएगा। देखो, अब हमारा सोर्स इस पॉइंट पे है, सपोज S1 पॉइंट पे, और लिसनर हमारा L पॉइंट पे है। अब सोर्स इसके नजदीक जा रहा है, सोर्स क्या हो रहा है, इसके नजदीक जा रहा है, और सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, वीएस। सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, वीएस है। ठीक है, अब हम मानते हैं कि सोर्स और लिसनर में इनिशियल डिस्टेंस डी है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, इनिशियल डिस्टेंस डी है। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गए। तो अब इस कंडीशन को लिख देते इनिशियली। अब आगे जाते हैं, देखो पहला कंडीशन हम लिखते हैं इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सोर्स एट पॉइंट S1, कौन से पॉइंट पे है, सोर्स S1 पॉइंट पे है। अब इस केस में क्या होगा, अब सोर्स ने साउंड इमिट किया, सोर्स इमिट साउंड, इस पॉइंट पे सोर्स ने क्या किया, साउंड इमिट किया, तो उसे हम कहेंगे क्रस्ट। क्या इमिट किया, साउंड मींस वेव इमिट किया, वेव का क्रस्ट इमिट किया। अब ये साउंड कहां तक जाएगा, ये जाएगा लिसनर की तरफ। ओके, तो सोर्स ने साउंड इमिट किया, दैट इज क्रस्ट। ओके, लिसनर लिसन, लिसनर कहां है, लिसनर एट डिस्टेंस d, at distance d, listener at distance t receive sound, ये क्या कर रहा है, रिसीव साउंड रिसीव साउंड। ओके, अब मैं कंडीशन आपको समझाता हूं क्या हुआ। ठीक है, वापस देखते हैं कि हमारा सोर्स कहां है, S1 कंडीशन पे है, और लिसनर L1 कंडीशन पे। अब क्या हुआ, यहां से सोर्स ने साउंड इमिट किया, क्या इमिट किया, साउंड। याद रखो क्या इमिट किया, साउंड इमिट किया, और वो साउंड किसके पास जा रहा है, लिसनर के पास। कितने डिस्टेंस, डी, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो यहां से जब क्रस्ट इमिट किया तब टाइम क्या था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इमिट किया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इमिट किया, और ये क्रस्ट आगे 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 बढ़ के किसके पास जा रहा है, लिसनर के पास जा रहा है। ये समझ में आ गया। अब साउंड का स्पीड कितना है, v, स्पीड ऑफ साउंड, ये साउंड का स्पीड बोल रहा हूं, सोर्स का नहीं। साउंड का स्पीड कितना है, v स्पीड से साउंड लिसनर की तरफ जा रहा है। तो अब द क्रस्ट रीच टू लिसनर एट टाइम t1, अब ये क्रस्ट लिसनर के पास पहुंच गया, कितना टाइम लगा, t1 इतना टाइम। तो क्रस्ट रीच एट
लिसनर एट टाइम t1, कितने टाइम में पहुंचा ये, t1 इतने टाइम में पहुंचा। तो t1 टाइम कैसे फाइंड करेंगे हम, तो हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, स्पीड वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब टाइम कितना लगा हमें t1, तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया d, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया d, और कितनी वेलोसिटी सी v, सो t1 इज इक्वल टू d बाई v। ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया। तो ये हमने पहले क्रस्ट को t1 से सोर्स ने इमिट किया, लिसनर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा t1, ये समझ में आ गया। अब उस टाइम में क्या है, सोर्स तो हमारा मूविंग है, सोर्स तो आगे बढ़ रहा है, तो इतने टाइम में सोर्स भी आगे आ जाएगा, इतने टाइम में सोर्स भी क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, सो लेट, अब नेक्स्ट कंडीशन आते हैं, लेट t0 बी द टाइम पीरियड ऑफ वेव, t0 इज अ टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। टाइम पीरियड का मतलब देखो, एक क्रस्ट स्टार्ट हुआ और ये एंड हो गया, इसके लिए जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, t0 टाइम पीरियड। उसके बाद t0 के बाद सेकेंड क्रस्ट स्टार्ट होगा, पहला क्रस्ट स्टार्ट हुआ t इज इक्वल टू 0 पे, तो पूरा वेव कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, t0, तो यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा, t0। t0 के बाद क्या होगा, सेकेंड क्रस्ट इमिट होगा, ये समझ में आ गया। t0 के बाद हमारा सेकेंड क्रस्ट इमिट होगा, तो t0 इज अ टाइम पीरियड, t0 इज अ टाइम पीरियड, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट। तो अब t0 इतने डिस्टेंस में सोर्स क्या होगा, आगे आगे आएगा, सोर्स तो मोशन में है, सोर्स हमारा क्या है, मोशन में है, तो सोर्स आगे आगे आएगा। द सोर्स मूव द डिस्टेंस, द सोर्स मूव डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वंस अगेन सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सोर्स का स्पीड कितना था, vs, और कितने टाइम में, t0 इतना टाइम लगा, t0 इतना टाइम लगा। तो देखो पहला क्रस्ट इमिट हुआ, वो लिसनर तक पहुंचा, तब तक सोर्स मूव कर रहा था आगे आगे, सोर्स क्या कर रहा था, आगे आगे मूव कर रहा था, और सोर्स आगे आगे मूव कर रहा था, दूसरा क्रस्ट कब इमिट करेगा, वो t0 के बाद, t0 के बाद। तो देखो यहां सोर्स पहले S1 कंडीशन पे था और लिसनर L पे था, लिसनर कहां था, L पे था, दोनों में डिस्टेंस कितना था, d। अब सेकेंड कंडीशन, अब पहला क्रस्ट इसके पास पहुंच गया, अब दूसरा क्रस्ट जब तक आ रहा है उसके लिए कितना टाइम लगेगा, t0, तब तक सोर्स कहां आ गया, डिस्टेंस आगे आ गया, अब उसका पोजीशन हो गया S2। अब ये कितने डिस्टेंस आगे आ गया, ये डिस्टेंस आगे आ गया vs t0, इतना डिस्टेंस आगे आ गया। अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, अब बचा हुआ डिस्टेंस d माइनस vs t0, इतना डिस्टेंस अब बचा हुआ है। अब यहां आने के बाद सोर्स क्या करेगा, दूसरा वेव इमिट करेगा, दूसरा वेव इमिट करेगा, और ये वेव, ये क्रस्ट किसके पास जाएगा, लिसनर के पास, ये वेव किसके पास जाएगा, लिसनर के पास। लिसनर ने कितना डिस्टेंस, या इस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d माइनस vs t0, और इसके पास कितने टाइम तक पहुंच गया, ये पहुंच गया t2 इतने टाइम तक, कितने टाइम तक पहुंच गया, ये t2 इतने टाइम तक इसके पास पहुंच गया, ये समझ में आ गया। तो ये इसके पास t2 इतने टाइम तक पहुंच गया। तो कंडीशन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, पहले सोर्स ने पहला वेव S1 पे इमिट किया क्रस्ट, दूसरा वेव इमिट के लिए कितना टाइम लगता है, t0, तब तक सोर्स आगे आएगा क्योंकि सोर्स आगे मूव कर रहा है, तो ये आगे आ गया, और यहां से दूसरा क्रस्ट इमिट किया, अब वो लिसनर के पास जाएगा, तो वो इस क्रस्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d माइनस vs t0, क्योंकि vs t0 इतना डिस्टेंस आगे आ चुका है। ठीक है, अरे हमने क्या लिया, अवे लिया है। अब ये देखो इस कंडीशन को थोड़ा सा हम उल्टा कर दें, क्या हो रहा है, अवे कहां है ना, तो ये आगे नहीं आ रहा है, ये पीछे जा रहा है। ठीक है,
वंस अगेन हम इसको, अब सोर्स हमारा कहां था, सोर्स हमारा था S1 कंडीशन पे और लिसनर L इतने कंडीशन पे था, और दोनों में डिस्टेंस कितना था, D इतना डिस्टेंस था। टाइम t0 पे एक क्रस्ट इमिट हो गया। अब ये सोर्स अवे जा रहा है, सोर्स क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, सोर्स क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो पहला वेव इमिट हुआ t0 पे, t इज इक्वल टू t0 पे। दूसरा वेव कब इमिट होगा, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड के बाद। तो तब तक सोर्स अवे आके कहां आ गया, S2 पोजीशन पे आ गया, यहां आ गया S2 पोजीशन। यहां पे ये सेकंड क्रस्ट इमिट करेगा, यहां पे ये क्या करेगा, सेकंड क्रस्ट, और ये सेकंड क्रस्ट किसके पास जाएगा, लिसनर के पास जाएगा। अब S2 पोजीशन से क्रस्ट कहां तक जा रहा है, लिसनर के पास। तो लिसनर के पास पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करने पड़ेगा, ये D प्लस ये दूर कितने डिस्टेंस गया, VST0। तो D प्लस VST0 इतना डिस्टेंस उसको आगे ट्रेवल करना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, D प्लस VST0, क्योंकि सोर्स दूर आ जाएगा। कितना डिस्टेंस दूर आ चुका है, VST0 इतना डिस्टेंस दूर आ चुका है। तो अब यहां से नया फॉर्मूला, वापस सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, वापस सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब इस कंडीशन के लिए क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, अब क्या है, हमने डिस्टेंस बिटवीन S2 एंड लिसनर कितना है, D प्लस VST2, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नाउ अब इस केस पे क्या होगा, S2 इमिट सेकेंड क्रस्ट, S2 इमिट क्या कर रहा है, S2 पोजीशन पे क्या है, सेकेंड क्रस्ट इमिट हो गया। द सेकेंड क्रस्ट रीच टू लिसनर एट टाइम T2। कितने टाइम में रीच हुआ ये, T2 टाइम तक लिसनर के पास पहुंच गया। तो T2 टाइम कितना होगा, T2 इज इक्वल टू, अब देखो T0 तो ऑलरेडी टाइम है, T0 ऑलरेडी टाइम, S1 टू S2 जाने के लिए T2 टाइम तो कैलकुलेट किया, प्लस दूसरा टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला, ये जो हमने पीछे वाला यूज किया था सेम फॉर्मूला इसके लिए भी यूज करेंगे हम। ये देखो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वाला, यही फॉर्मूला T1 के लिए जैसे यूज किया वैसे ही T2 के लिए भी हम यूज करेंगे। वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना है, D माइनस VST0, और वेलोसिटी कितनी है, V, वेलोसिटी कितनी है, V। तो ये हो गया T2 का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर T3 हम फाइंड करेंगे, T3 टाइम थर्ड वेव के लिए, तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, और यहां भी D प्लस VS2T0 अपॉन V। तो 3 के लिए यहां क्या आता है, 2, 4 के लिए 3 आएगा, 5 के लिए 4 आएगा। तो सिमिलरली फॉर टाइम PT0 टाइम के लिए, PT0 टाइम पे देखो, पीछे देखो वंस अगेन, अगर यहां 3 होगा तो यहां क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। वैसे ही सिमिलरली टाइम कितना होना चाहिए PT0 टाइम के लिए, सिमिलरली फॉर PT0 टाइम के लिए, द क्रस्ट रीच इज P+1 क्रस्ट। So time for P+1 क्रस्ट इज इक्वल टू TP। एक कम हो रहा है, 3 के लिए 2, तो P+1 के लिए P, ओके, TP एक कम होगा तो कैसे आएगा ये, PT0 प्लस D प्लस PVST0 अपॉन V। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव के लिए लगने वाला टाइम, सो टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम पीरियड इज नथिंग बट, टाइम पीरियड इज T P+1 माइनस TP, इसको हम माइनस कर देंगे। या टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे,
एक वेव के लिए लगने वाला टाइम। तो टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू टी प्लस वन माइनस T1। तो ये p वेव के लिए लगने वाला टाइम मिल गया हमें। टीपी प्लस वन में से एक टाइम चला गया तो क्या बना? टीपी, p वेव के लिए टाइम, उसको p से डिवाइड कर लेंगे तो एक वेव के लिए टाइम मिल जाएगा। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। ये क्या हो गया? हमारा टाइम पीरियड। अब यहां हम फॉर्मूला को पुट करते हैं। देखो टीपी प्लस वन का वैल्यू ऊपर लिखा है, पी टी जीरो प्लस डी प्लस पी वी एस टी जीरो डिवाइडेड बाय वी माइनस डी बाय वी अपॉन पी। ठीक है, अब इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हमने? टाइम पीरियड इज इक्वल टू पी टी जीरो प्लस डी प्लस पी वी एस टी जीरो वी माइनस वी बाई डी डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पी टी जीरो प्लस डी बाई वी, वी सेपरेट दे दिया, प्लस पी वी एस टी जीरो बाई वी माइनस डी वी डिवाइडेड बाई पी। तो ये डीवी डीवी कट हो जाएगा तो बचा क्या? t इज इक्वल टू, इसमें से p कॉमन, टी जीरो प्लस वी एस टी जीरो बाई वी डिवाइडेड बाई पी। पी कट हो गया तो अब बचा क्या? बचा हमारा t इज इक्वल टू टी जीरो प्लस वी एस टी जीरो अपॉन v। अब इसमें से t जीरो को कॉमन निकाल लो, t जीरो कॉमन तो बचा ब्रैकेट में 1 प्लस वी एस वी। इसको सॉल्व करेंगे तो t जीरो v प्लस वी एस डिवाइडेड बाई v। ये हो गया टाइम पीरियड। देन फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन टी जीरो इज इक्वल टू v प्लस वी एस। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे? n इज इक्वल टू n जीरो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, v प्लस वी एस। ये हो गया अवे के लिए, और यही अगर हम अप्रोच के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा? यही अगर हम अप्रोच के लिए फाइंड आउट करते हैं तो n इज इक्वल टू n0, सिर्फ साइन चेंज होगा। देखो अवे के लिए हमने फाइंड किया v माइनस वी एस लिखने के, ये क्या होगा? ये अवे के लिए था, ये अप्रोच के लिए होगा। मीन्स टूवर्ड लिसनर अगर जा रहे हैं तो अप्रोच के लिए ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला। डॉपलर इफेक्ट इजी है, डॉपलर इफेक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले थोड़ा समझता नहीं है। आप एक दो बार रीड करो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है कि लिसनर सोर्स दूर जा रहा है और लिसनर वहीं पे खड़ा है, तो पहला यहां से क्रस्ट इमिट करेगा, तब तक लिसनर सोर्स दूर चला जाएगा, यहां से दूसरा क्रस्ट इमिट करेगा, फिर सोर्स दूर चला जाएगा, यहां से थर्ड क्रस्ट इमिट करेगा। तो जैसे जैसे दूर जा रहा है तो लिसनर के पास वेव आने के लिए टाइम लग रहा है। तो कितना दूर जा रहा है? तो पहले डिस्टेंस d था, देन डिस्टेंस बढ़ गया, कितना बढ़ गया? d प्लस वी एस टी जीरो, देन वापस बढ़ गया d प्लस वी एस 2 टाइम टी जीरो। ऐसे वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, उस डिस्टेंस से लिसनर के पास वेव आता है, वही हमने टाइम फाइंड आउट की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डॉपलर इफेक्ट का फर्स्ट केस। कौन सा केस हो गया डॉपलर इफेक्ट का? सोर्स मूविंग एंड लिसनर स्टेशनरी। तो इसके बाद और एक केस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा केस इससे इजी है थोड़ा, और उसके बाद हमारे सारे फॉर्मूला इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं।